में 4 जुलाई की जब चर्चा हुई, 4 जुलाई 2026 की, तो दोनों की एक तुलना इतिहास में जो है वो आज दर्ज हो गई है। कोई चाहे या ना चाहे, जो लोग दुनिया की और पॉलिटिक्स को समझना चाहेंगे, दुनिया को देखना चाहेंगे, आज से 25-50 साल के बाद जो देखेंगे कि भाई 4 जुलाई को 2026 को क्या स्थिति थी, तो उन्हें दोनों तरफ नजर घुमा करके देखनी पड़ेगी। डॉक्टर तिवारी जी, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर मैं समापन वक्तव्य जो है मैं प्रोफेसर साहब का मैं लूंगा। जी बोलें डॉक्टर तिवारी जी। जी सर, ये तो बड़ा ही सुखद क्षण है अमेरिका के लिए। है क्या, होना चाहिए था, है कि नहीं? अब हम तो वहाँ नहीं देख रहे हैं, होना चाहिए था। 250 साल वहाँ पर जो अपने आप को विश्व का चैंपियन बताता है, सुपर पावर है, और उस सुपर पावर का मुकाबला आज की तारीख में सुपर हिट से हो गया है। और कहीं न कहीं से हमको तो जो दिखाई पड़ रहा है कि ट्रंप महोदय खौफज़दा तो हैं। इसके पहले जो लड़ाई का माहौल बना उससे भी, और जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। वो सारे ताकतों को पीछे छोड़ देती है जनता की ताकत, और वो जनता की ताकत दिखाई पड़ी है आज तेहरान की सड़कों पर। और वहाँ दिखाई पड़ा है कि उसका वो जो नेता था वो कितना लोकप्रिय था, या वहाँ के लोग अपने नेता के प्रति कितना श्रद्धानत हैं, और कि उसके सारे विरोधों, सारे प्रतिरोधों के बावजूद एकजुट है लोग। जहाँ 9 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोग सड़क पर उतर जाते हों, जहाँ इनके उस आह्वान के बावजूद कि हम जा रहे हैं, आपको नस नाबूद कर देंगे, और सारे लोग प्लांट को वहाँ घेर कर खड़े हो जा रहे हो, पूरे देश की जनता, तो ये ताकत तो दिखाई पड़ती है। और जनता की ही ताकत से तानाशाह जो है या इस तरीके की शक्तियां अगर डरती हैं तो जनता की ताकत से डरती हैं, तो वो तो वहां दिखाई पड़ गया है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि 4 जुलाई 2026 एक सही माने में एक निर्णायक रूप से सामने आ रही है। शायद उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिका ने परमाणु बम फेंक करके जापान के ऊपर, नागासाकी, हिरोशिमा के ऊपर अपना वर्चस्व कायम किया था, तो आज की तारीख में 4 जुलाई ये साबित कर रही है कि वो अमेरिका का वो जो भ्रम था, वो जो उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया था आतंक के क्षेप में जरिए, वो आतंक आज की तारीख में टूट गया है। और वो दिखाई पड़ रहा है वहाँ का वो जो शासक है, पागल शासक है, और ट्रंप है, ट्रंप के चेहरे पर वो खौफ आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है। जी जी बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर दीपक मलिक साहब आपके पास में मैं आऊंगा। आप इसका किस तरीके से विश्लेषण करते हैं? दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो ईरान के सामने कमजोर दिखलाई पड़ रही है, मॉरली भी, और जिस तरीके से वहाँ की जनता लड़ी है, और टेक्नोलॉजिकली भी जिस तरीके से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, तो ये एक कंट्रास्ट पूरी दुनिया को देखने के लिए आप मिला है। आज के दिन को अगर आप विश्लेषण करना चाहें तो किस तरीके से आप करेंगे, या कोई आपके क्या कहा जाए, आपके विचार से देखना चाहे, आपकी आंखों से देखना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा ब्लड डिवीजन आज हमारा आ रहा है। जी कोई बात नहीं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शुरुआती दौर में सब लोग जानते हैं कि 13 शुरुआती सूबों से बनी थी, और ये आव्रजन पर आधारित मुल्क था। यूरोप के वो लोग जो सामंतवाद से मुक्ति पाना चाहते थे, वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। दूसरी बात एक है कि अमेरिका एक बहुत ही बड़े कॉन्ट्रडिक्शन का मुल्क रहा है। ये बना ही है वहाँ के लोकल लोगों को समाप्त करके, एक एबॉरिजिनल पूरी पॉपुलेशन को हत्या करके वहाँ पर एक नया देश बनाया। तीसरी बात यह है कि हमको जब भी अमेरिका के बारे में सोचें तो अमेरिका में राजनीति और अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी, उत्पादन और इकोनॉमी रहा है, उसमें एक बड़ा भारी कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन इस प्रकार से है कि शायद राजनीति में मैं अब व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूँ कि हमको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन के अलावा कोई आदमी नहीं मिलता पूरे अमेरिकन इतिहास में जो एक गैर
नॉन एक्सपेंशनिस्ट दृष्टि से अमेरिका को देखता हो और जिसमें कैपिटलिज्म में सुधार लाने की भी कुछ गुंजाइश बनती हो। इस मायने में अमेरिका में जहां एक और राजनीति की बहुत ही कमजोर कड़ी है, पार्टियां, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी 4 साल में जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उस वक्त मिलती हैं और बड़े पैमाने पर वहां पर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक और महिलाओं के नाच का आयोजन होता है और उसके माध्यम से वो कुछ राजनीतिक फैसले लेते हैं और अपने प्रेसिडेंट की घोषणा करते हैं। ये पार्टियां 4 साल काम नहीं करती। इनका काम करने का, इनके इम्तिहान जरूर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट है, वो काम करता है, लेकिन ये पार्टियां काम नहीं करती। पार्टियां, आप पार्टियों का प्रेसिडेंट का नाम नहीं जानेंगे आप कि डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है और रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है। तो एक तौर से एक बहुत ही बड़ा गैर राजनीतिक मुल्क भी ये है। एवरेज अमेरिकन जो है वो दुनिया के बारे में कंसर्न ही नहीं है, शाम को अपना टेलीविजन खोलकर बेसबॉल देखता है। आज उसके ऊपर हमला हो रहा है, उसके पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ट्रम्प साहब उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो एक एवरेज अमेरिकन भी नहीं करता है और वो है भी नहीं एवरेज अमेरिकन। तो अब उसको समझ में आ रहा है और जनता सड़क पर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक अमेरिका का हमको कुछ दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। अमेरिका उत्पादन के क्षेत्र में, अमेरिका विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, अमेरिका खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मतलब ये जो मजदूर और किसान और गरीब लोग जो यूरोप से आए, उन्होंने अपना काम तो किया, लेकिन उनकी जो राजनीति बनी, वो राजनीति जो है वो बिल्कुल दूसरे किस्म की बनी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका के इतिहास का भी कई फेज हैं। शुरुआती फेज उनका फ्रीडम मूवमेंट का था, जिसमें वो फ्री हुए और वो आज वो तारीफ भी है। लेकिन ये बात सही है, हमारे साथियों ने इसको व्यक्त भी किया कि आप छोड़ दीजिए थॉमस जेफरसन को, स्वयं वाशिंगटन के पास काले जो गुलाम हैं वो थे। गुलामी जब तक वहां पर अब्राहम लिंकन के माध्यम से ये बात उठाई नहीं गई और उनको बाध्य होकर ये कदम उठाना पड़ा, तब तक गुलामी चलती रही। और अमेरिकन एग्रीकल्चर पूरे तौर से गुलामी पर आधारित है। अमेरिकन एग्रीकल्चर का विकास जो हुआ है, जो अमेरिका वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रारियन मुल्क भी माना जाता है इंडस्ट्रियल के अलावा, वो इन्हीं काले निग्रो जो स्लेव्स रहे हैं, जो दास रहे हैं, उनके माध्यम से हुआ। तो एक तरफ दास प्रथा, एक तरफ डिपोलिटिसाइजेशन, एक तरफ असमाप्त इनकम्प्लीट डेमोक्रेसी। कौन सा डेमोक्रेसी है अमेरिका में, हमको समझ में नहीं आता है। एक उन्होंने एग्जीक्यूटिव चुन लिया है जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में अपना जज बनाता है। जज रिकमेंडेड होते हैं प्रेसिडेंट के माध्यम से। तो जो एक बेसिक बैलेंस होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, जुडिशरी और इसके बीच में, वही नहीं है। तो मैं तो अमेरिका को डेमोक्रेसी भी नहीं मानता हूँ। अमेरिका कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी भी नहीं, इनकम्प्लीट डेमोक्रेसी। ये 4-5 चीजें 45 के बाद, सन 45 की लड़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका को, जिसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने बैटन ट्रांसफर कर दिया। मतलब जिस साम्राज्यवाद का संचालन ब्रिटिश साम्राज्यवाद करती थी, उसको अमेरिका के हाथ में दे दिया, और अमेरिका का वहां से एक दूसरा दौर शुरू होता है, और वो साम्राज्यवाद का दौर है। आज 800 उनके बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं पूरी दुनिया में कितने हुए। किस लिए हैं भाई? क्या जरूरत है आपकी? क्यों आप अपना बेस बनाते हैं? क्या बात है? हत्या और डीप स्टडी, आप CIA के पेपर्स जो एक सतही तौर पर देखने का हमको मौका मिला है,
लेकिन निश्चित तौर से बहुत डीप रिसर्च वो भी करते हैं। गलतियां उनसे होती हैं और CIA का काम सीधे सीधे हत्या ही करना है। अंतिम दौर में हत्या में पहुंचता है। चर्चा हुई फिडेल कास्ट्रो के ऊपर शायद 65 या 66 बार उन्होंने हमला किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका कोई आज से लोगों की हत्या नहीं कर रहा है। फिडेल कास्ट्रो की हत्या नहीं कर पाए, लेकिन चे गुएवारा की हत्या तो कर ही दी है। पैट्रिस लुम्बा अफ्रीका में शुरुआत में आज़ादी की लड़ाई लड़के आए थे, एक वैकल्पिक समाज बनाने का सपना था, उनकी हत्या कर दी। हत्याओं का दौर है, हत्याओं का लाइन है एकदम से। तो एक तरफ ये जो सो कॉल्ड जो डीप स्टेट कहते हैं अमेरिका में, वो हत्या, मैनिपुलेशन और साम्राज्यवाद और गलत ढंग से, आर्टिफिशियल ढंग से देशों के अंदर विद्रोह का संचालन करना, इन सब कामों को करता है। दूसरी तरफ अमेरिकन डेमोक्रेसी है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, और तीसरी तरफ अमेरिका की जनता है। अब रही बात जहां तक ईरान की है, मैं समझता हूं कि ईरान ने, इसे कहा जाए एक एसिमेट्रिकल वॉर, एक जो एक ग्राउंड होता है कि जिसमें जो महाशक्ति होती है वो जीतती है और बाकी लोग हारते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ हो सकता है, इसको भी दिखा दिया है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, माइंड यू। वियतनाम में ये हारे। वियतनाम कौन सा मुल्क था भाई अमेरिका की तुलना में? बहुत छोटा मुल्क था और वो भी उत्तर दक्षिण में विभाजित था, लेकिन उन्होंने हरा, बुरी तरह से हरा, आगे वहां से लोग। और उसके बाद अफगानिस्तान, वही हाल वहां भी, और आज ईरान जी। लेकिन ईरान ने एक तकनीक, गरिल्ला तकनीक जरूर अडॉप्ट की है। उन्होंने पूरे अरब दुनिया में जो अमेरिकन बेसिस हैं उनको अपना टारगेट बनाया, हॉर्मुज को अपने हाथ में लिया और इसके माध्यम से एक महाशक्ति अपने को मिलिट्री महाशक्ति, टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति मानती है, उसको उसका गला जैसे कहते हैं पकड़ लिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। और जहां तक ट्रम्प साहब का कमेंट्स हैं, हमको लगता है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प साहब एक असभ्य आदमी है सीधे तौर पे। वो अमेरिकन सभ्यता का भी जो एक मिनिमम आधार होता है उसको भी नहीं मानते। एक निहायत ही प्रिमिटिव, असभ्य, अनसिविलाइज्ड आदमी है। यूरोप में इस तरह के आदमी या अमेरिका में इस तरह के आदमी पहले पैदा नहीं होते थे। ये पहली बात इस तरह का हुआ। और इसमें दोष है अमेरिकन की वोटर्स का कि उन्होंने ऐसे आदमी को दोबारा जिताया, और वो वोटर जो नॉन पॉलिटिकल है इस वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ईरान से लोग सोचते हैं कि अमेरिका सबक लेगा। अमेरिकन पॉलिटिक्स तो कोई सबक नहीं लेगा, लेकिन अमेरिकन जनता सबक जरूर लेगी। ममदानी वहाँ खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ममदानी को भी अभी खड़े होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अमेरिका का जो मन है, जो दिमाग है, जी हमारा समय बहुत हो गया हमारा। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इतने क्या कहा जाए अनसिविलाइज्ड व्यक्ति या प्रेसिडेंट के लिए आप इतने सिविलाइज्ड शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि मैं सोच रहा था एक आध तो कुछ निकलेगा लेकिन आप कितनी सदी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत शुक्रिया। और मैं ये भी सोच रहा था जब आप कह रहे थे तो वास्तव में हमारे को भी ये नहीं मालूम है, पता नहीं और कोई पैनलिस्ट को मालूम है या नहीं है, कि वहां की दोनों पार्टियों के अध्यक्ष कौन है। तो ये बहुत सुकून देने वाली बात होगी हमारे भाजपा के नए अध्यक्ष के कि भाई जब वहीं का कोई अध्यक्ष को नहीं जानता पार्टी के, तो मुझे नहीं जानते तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और दर्शकों से मेरी अपील है कि वे इसे शेयर करें, अपने कमेंट लिखें, ताकि दुनिया का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज की तारीख में दोनों देशों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है जब उसके ऊपर लिखा जाएगा तो ईरान की जनता की ताकत
जो है वो इतिहास के अंदर दर्ज होगी। और एक लीडर, सुप्रीम लीडर इतना पॉपुलर हुआ था अपने मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया के जिसे कहता है रूलिंग एलीट के अंदर भी ये भी साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका समय देने के लिए। डॉक्टर बलविंदर सिंह तिवाना साहब, माननीय व्यास जी, माननीय प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, फिरोज